गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को हम लोग अपना 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, जिसमें एक ऑलरेडी पार्ट हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चे हमारे कितने हैं? 2 और पार्ट। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उनसे ये कहूंगा कि पहले अपना पार्ट 1 देखें कि उसके अंदर जितनी भी टर्म्स वगैरह यूज हुई हैं वो आपको समझ में आ जाएंगी, और अगर वो आपको समझ में आती हैं तो फिर आप हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 2 को देख सकते हैं और वो सारी टर्म समझ सकते हैं बहुत अच्छे से जो अभी तक आपने नहीं करी है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 2 को शुरू करते हैं। पार्ट 2 को शुरू करने में सबसे पहली जो हमारी यहां पर टर्म है वो यहां पर लिखी है आपके सामने, इनकम। तो इनकम की अगर बात करें, इनकम क्या होती है? तो इनकम का मतलब है यहां पर हमारा द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। लास्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 1 में हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, रेवेन्यूज क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अब हम यहां पर पढ़ रहे हैं इनकम। तो इनकम का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू का मतलब जितना भी पैसा मैंने रिसीव करा है, कहां से? अपने गुड्स को सेल करके या अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करके। तो मान लेते हैं मैंने जितना भी अपना रेवेन्यू रिसीव करा है उसमें से मेरे जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उन सबको अगर मैं माइनस कर दूंगा देन आई विल गेट माय इनकम। मुझे यहां पर इनकम पता चल जाएगी। और टेक्निकली अगर फॉर्मूले के थ्रू देखें तो इनकम का फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को आपने 1500 रुपीज में सेल करा तो आपका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? 1500 रुपए का। और उससे रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंसेस थे दैट वाज ₹1000, वो 1000 रुपए के थे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या हमें 500 रुपए की इनकम हुई है? हाँ जी। तो यहां पर हमारी इनकम कितनी है? 500 रुपए की है। हालांकि आगे चल के हम इसमें इनकम में भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ये जो है इनकम, क्या इनकम को सर हम अपना प्रॉफिट कह सकते हैं? आंसर इज यस, हम इसको अपना प्रॉफिट भी कह सकते हैं। तो इनकम का मतलब क्या है? अपने रेवेन्यू में से जितने भी आपने एक्सपेंसेस माइनस करे हैं। अब बात करें प्रॉफिट की। लेकिन प्रॉफिट में और इनकम में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, आप देख सकते हैं। प्रॉफिट जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि 1500 रुपए क्या है मेरा रेवेन्यू है, 1000 रुपए मेरे क्या है? एक्सपेंसेस हैं। तो डिफरेंस 500 रुपए क्या हो गया? ये मेरा प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट को ही मैं अपने बिजनेस की इनकम कहता हूं। लेकिन प्रॉफिट के अंदर एक वर्ड ऐसा यूज हुआ है जो बहुत ही ज्यादा काम का है। भाई प्रॉफिट का मतलब क्या बताया? प्रॉफिट मींस इनकम। प्रॉफिट भी क्या है? मेरी इनकम ही है। प्रॉफिट क्या है सर? प्रॉफिट भी मेरी इनकम ही है। अर्न बाय द बिजनेस, जो बिजनेस ने अर्न करी है। कहां से? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया सर यहां पर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्रॉफिट का मतलब जो भी आपने इनकम करी है अपने बिजनेस से, फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब मैं ये बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब जो आपकी मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं किसी का कपड़े का बिजनेस है तो कपड़े को बेच के जितना भी पैसा आया वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगी। किसी का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का बिजनेस है तो उन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को बेच करके जितना भी पैसा आया वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। लेकिन मान लीजिए आपका कपड़े का बिजनेस है और आपने अपने शेयर्स यानी इन्वेस्टमेंट को सेल ऑफ कर दिया तो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाती हैं। तो ध्यान रखिएगा प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब है वो सारी इनकम जो आपने अपने बिजनेस से अर्न करी है फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और प्रॉफिट को सर यहां पर 2 पार्ट्स में और डिवाइड करा गया है सर। एक को बोला गया है ग्रॉस प्रॉफिट और एक को बोला गया है नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट में आगे चल के जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो यहां पर वो 2 टर्म्स और आएंगी सर। एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है और एक नेट प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट। नेट का मतलब है आपके बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो भी फाइनली इन हैंड आपके पास प्रॉफिट बचा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। यानी सर अगर मैं अपनी सेल का और कॉस्ट ऑफ सेल का डिफरेंस देखूं बेसिकली तो वो जो डिफरेंस है वो मेरा ग्रॉस है। यानी अभी उसमें से और बहुत सारे एक्सपेंसेस माइनस करने बाकी हैं। और अगर उन सारे एक्सपेंसेस को अगर मैं माइनस करूं तो एट द एंड जो भी मेरे पास प्रॉफिट बचेगा वो मेरा नेट प्रॉफिट बचेगा। तो ध्यान रखिएगा प्रॉफिट का मतलब क्या है वो भी आपको समझ में आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। नेट प्रॉफिट क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो है गेन। हालांकि देखने में हम ये देखते हैं कि ये सारी टर्म्स लगभग हमें सेम सी लगती हैं। प्रॉफिट और गेन एक ही होता है। इनकम का मतलब भी वही है लेकिन बहुत माइनर माइनर से डिफरेंस है। तो गेन का मतलब यहां पर है आपका, गेन मींस द प्रॉफिट।
गेन का मतलब ही एक तरीके से प्रॉफिट है, लेकिन वो जो इर्रेगुलर नेचर का है। जो कौन सा है? इर्रेगुलर, जो रेगुलर बेसिस पर नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, या फिर वो क्या है, वो नॉन रिकरिंग इन नेचर है, जिसकी बार बार होने की टेंडेंसी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने नॉन करेंट एसेट्स में पढ़ा था कि हमारी लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी, हम उसे रीसेल पर्पस से नहीं खरीदते। लेकिन मान लेते हैं अगर हमारी कोई मशीनरी है और जो खराब हो गई, तो उसे बेचना पड़ेगा। हाँ सर, बिल्कुल सेल करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं उस मशीन को सेल करने पर अगर आपको कोई प्रॉफिट हो गया, तो उसे हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हमारी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो क्या बोलेंगे सर? उस चीज को हम यहां पर गेन बोलेंगे। तो ध्यान रखना, गेन क्या है? गेन वो प्रॉफिट है जो इरेगुलर इन नेचर है या फिर नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? गेन कहते हैं। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑन फिक्स्ड एसेट, या फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ गेन। तो क्लियर है गेन भी। गेन के बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारी लॉस। सर बहुत सुनते हैं सर इस टर्म को हम, लॉस को। प्रॉफिट समझ में आ गया, लॉस भी पढ़ लेते हैं। लॉस क्या है? सर जब हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और हमारे रेवेन्यूज कम हो जाते हैं। अभी हमने प्रॉफिट के लिए क्या देखा था? सर 1500 रुपए का मेरा रेवेन्यू है, 1000 रुपीज के मेरे एक्सपेंसेस है, डिफरेंस 500 रुपीज का मेरा क्या था? प्रॉफिट था। लेकिन अगर सर मेरे रेवेन्यूज कितने हैं? 1500 रुपीज के हैं, और अगर मेरे एक्सपेंसेस कितने हो गए? 2000 रुपीज के, तो डिफरेंस जो 500 रुपीज है, यहां पर ये मेरा प्रॉफिट नहीं है, ये मेरा क्या है सर? ये मेरा लॉस है। यानी लॉस क्या है? द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। जब भी मेरे वो एक्सपेंसेस एक्सीड कर जाएंगे, किससे? मेरे रेवेन्यू से, तो उसे मैं यहां पर क्या बोलूंगा सर? इसे मैं लॉस बोलूंगा। जनरल टर्म में हम बहुत अच्छे से समझते हैं ये सारी चीजें, लेकिन टेक्निकली बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी हमें ये पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि ये सारी टर्म हमें सब जगह यूज करनी है। एक पॉइंट और यहां पर हमने नोट कर लिया है, इट डिक्रीजेस द ओनर्स इक्विटी। ओनर इक्विटी आप लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है सर? वो कैपिटल होती है, तो जितना भी लॉस होगा उससे कहीं ना कहीं हमारी कैपिटल भी डिक्रीज होगी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, इट डिक्रीजेस द ओनर्स इक्विटी। ये ओनर्स कैपिटल यानी जो भी इक्विटीज है उनको रिड्यूस करती है। नेक्स्ट, इसके बाद यहां पर बोर्ड पर आपके सामने 5 टर्म है, पांचों टर्म को एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी टर्म है, डेली लाइफ में आप बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं। जैसे पहली टर्म है यहां पर गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? सामान। सर सामान का यहां पर क्या मतलब है? जो भी हम बिजनेस के अंदर अपना गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, उसको हम यहां पर गुड्स कहते हैं। और उसी से रिलेटेड है हमारा परचेजेस, उसी से रिलेटेड है हमारा सेल्स। सेल करेंगे, मान लीजिए गुड्स डिफेक्टिव है, तो मुझे रिटर्न भी करना पड़ेगा, वो सेल्स रिटर्न है। और परचेज करने के बाद अगर मैंने कोई गुड्स वापस करा है अपने सप्लायर को, तो वो क्या कहलाता है? परचेज रिटर्न। तो यहां पर ये 5 इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं जिन्हें आपको समझना है। तो गुड्स क्या है? सर गुड्स है फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। गुड्स की सिंपल डेफिनेशन है सर, क्या है? द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड, जिसका कि आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। कपड़े वाले के लिए जो क्लोथ्स है वो क्या है सर? वो उसका गुड्स है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वाले के लिए जो भी वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बेचता है, वो क्या है सर? उसके लिए गुड्स है। तो गुड्स की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है सर, यहां पर गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। गुड्स क्या है? फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड है। परचेजेस क्या है सर? जब हम गुड्स को खरीदते हैं, जब हम गुड्स को खरीदते हैं सर, हम उसे परचेज कहते हैं। बिल्कुल सही है जी। तो परचेज का मतलब क्या है? परचेज इज यूज फॉर परचेजेस ऑफ गुड्स। जितना भी आपने गुड्स खरीदा है, क्यों खरीदा है आपने वो गुड्स? फॉर रीसेल पर्पस। आपका पर्पस क्या है? उसे खुद कंज्यूम नहीं करना है। आप एक बिजनेसमैन है, जितना भी गुड्स खरीदा है आपने रीसेल पर्पस से खरीदा है। तो जितना भी गुड्स आपने रीसेल पर्पस से खरीदा है, उसे हम यहां पर क्या कहते हैं? परचेजेज। और सेल क्या है? सेल का मतलब होता है सर सेल ऑफ गुड्स। सिंपल सी बात है, जितना भी हम गुड्स को बेचेंगे दैट इज कॉल्ड सेल। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि मैंने गुड सेल करा और उसके अंदर कुछ डिफेक्ट था। मान लीजिए अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट था, तो वो कस्टमर खुद नहीं रखेगा, वो मुझे रिटर्न करेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेल से रिटर्न। अब वो मेरे पास आ गया, अब मैंने जिससे डिफेक्टिव वो गुड्स खरीदा था फॉर एग्जांपल, तो मैं उसे रिटर्न करूंगा, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। तो ड्यू टू एनी डिफेक्ट और एनी अदर रीजन जितना भी गुड्स वापस हो जाता है, उसे हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी टर्म है, एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। परचेज रिटर्न का मतलब है गुड्स रिटर्न टू द सेलर। क्या आपने क्या करा है? गुड्स रिटर्न करा है टू द सेलर, इस टर्म एज द परचेज रिटर्न। रीजन कुछ भी हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है और एनी अदर रीजन भी हो सकता है। आपने मंगाया कुछ, दे दिया कुछ और, डेफिनेटली आप रिटर्न करेंगे। सेल्स रिटर्न क्या है? सेल रिटर्न मींस गुड्स रिटर्न बाय द
द परचेजर, जिसने उस गुड्स को खरीदा है उसने अगर वापस कर दिया तो हम सेल्स रिटर्न बोलेंगे। रीजन कुछ भी हो सकता है सर, वो डिफेक्टिव भी हो सकता है या इसके अलावा और कोई रीजन भी हो सकता है। गुड्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं था, आपने कुछ और डिमांड करा था, उन्होंने कंपनी ने कुछ और भेज दिया, जैसे कि होता है जी बहुत सारी कंपनीज में। हमने अमेजोन फ्लिपकार्ट पर बहुत सारी चीज प्रोडक्ट देखा ये वाला और भेज दिया कोई और, मंगाना था ये वाला कलर भेज दिया ये वाला। तो ये सारे वो कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन यहां पर आपको क्लियर करना है व्हाट इज गुड्स, व्हाट इज परचेजेस, व्हाट इज सेल, परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या है। बिल्कुल सिंपल सी टर्म है, आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट, गुड्स को सर हम स्टॉक कह सकते हैं, इन्वेंट्री कह सकते हैं। हाँ सर, गुड्स को स्टॉक और इन्वेंट्री भी बोला जाता है। गुड्स को हम स्टॉक भी कहते हैं। जब हमने गुड्स खरीद लिया, मेरे पास गोडाउन में आ गया, तो ठीक है, वो मेरा क्या बन गया, स्टॉक बन गया सर, वो मेरे पास है। और स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक क्या है, स्टॉक इज ए टेंजेबल एसेट। आपने पढ़ा था टेंजेबल एसेट्स होती हैं और इनटेंजेबल एसेट्स होती हैं। तो स्टॉक क्या है हमारा सर, स्टॉक है हमारा टेंजेबल एसेट्स हेल्ड बाय द बिजनेस और एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। भाई सिंपल वही गुड्स की डेफिनेशन दे रहे, फिजिकल आइटम और ट्रेड है जिसे बिजनेस ने खरीदा है, किस लिए, रीसेल पर्पस के लिए, उसे मैं गुड्स भी कह सकता हूं, स्टॉक भी कह सकता हूं। बट स्टॉक की दो कैटेगरी होती हैं, आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए ये प्रेजेंटर है, ये मैंने 1000 प्रेजेंटर खरीदे। 1000 कितने, 1000 प्रेजेंटर खरीदे। 1000 में से पूरे साल के अंदर मैंने 850 प्रेजेंटर्स को सेल कर दिया। कितने सेल कर दिए, 850 प्रेजेंटर को सेल कर दिया। क्या मेरे पास कुछ बचेंगे, हाँ सर, आपके पास 1000 माइनस 850 150 बचेंगे। हाँ ठीक है, तो 150 क्या करेंगे, क्या हम रिटर्न कर देंगे उसे, नहीं जी, वो तो सर हमारे पास स्टॉक में रहेगा। तो जितना भी स्टॉक मेरे पास ईयर के एंड में बचा है, जितना भी स्टॉक मेरे पास ईयर के एंड में बचा है, उसे क्या मैं बोलूंगा, क्लोजिंग स्टॉक। और ये स्टॉक फिर नेक्स्ट ईयर मैं इसे क्या कर लूंगा, कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा। क्या कर लूंगा, कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा। तो जो मैं नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करूंगा, वो अगले साल के लिए मेरा क्या बनेगा, वो ओपनिंग स्टॉक। तो ध्यान रखना, ये दोनों स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत आएंगे आगे। अब आपने देखा, एक होते हैं ट्रेडर और एक होते हैं मैन्युफैक्चरर, दोनों में कुछ डिफरेंस है। ये टर्म आपने सुनी होंगी थोड़ा बहुत, एक होता है ट्रेडर और एक होता है मैन्युफैक्चरर। ट्रेडर क्या होता है, जो बना बनाया गुड्स को खरीदता है और मार्केट में ले जाके अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद सेल कर देता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं मैन्युफैक्चरर, जो रॉ मटेरियल से गुड्स को प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं और फिनिश गुड्स बनने तक उसको सेल करते हैं। ठीक है, तो जितने भी ट्रेडर हैं उनके पास जितना भी ओपनिंग स्टॉक होगा या जितना भी क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो सारा होगा फिनिश गुड्स का। कौन सा, फिनिश गुड्स का, जो रेडी टू सेल है, जो मार्केट में पूरा बना हुआ है और से फाइनली आपको क्या कर देना है, सेल कर देना है। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चर है तो उसके पास ये तीन टाइप के स्टॉक और देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें एक होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल। रॉ मटीरियल का मतलब है कच्चा माल। दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, जो काम अभी चल रहा है। और तीसरा होता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स वो गुड्स होता है जो रेडी टू सेल है। अगर एक फर्नीचर डीलर की बात करें, एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर की बात करें हम यहां पर, तो फर्नीचर को बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल क्या है सर, वुड हो गया या प्लाईवुड हो गया, ठीक है जी। फिनिश गुड्स क्या है, जो कंप्लीट प्रोडक्ट उसके अंदर उसने बनाया है, इधर में बी योर टेबल और चेयर और व्हाटएवर ही इज प्रोड्यूसिंग, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है, जो फाइनल बनकर निकल कर आ गया, वो कहलाता है फिनिश गुड्स। तो WIP क्या है, WIP इज सिंपली द वर्क इन प्रोग्रेस, जो ना तो पूरी तरीके से रॉ है, यानी रॉ से वो आगे की स्टेज पर है, और जो फिनिश गुड्स की स्टेज से पहले वाली स्टेज है, मतलब पूरा मटेरियल वगैरह लग गया है, कुछ लेबर और एक्सपेंसेस लगने बाकी हैं, कुछ लग चुके हैं, मतलब उन दोनों के बीच की प्रोसेस है, मतलब अभी वो सेमी फिनिश टाइप से है। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्टॉक के अंदर ओपनिंग स्टॉक भी आता है, क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होंगी वहां पर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी होगा, WIP भी होगा, और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी होगा। और इन सबके भी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक देखने के लिए आपको मिल सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। आगे बात करते हैं सर, ये जितना भी होता है स्टॉक या जितना भी गुड्स होता है उसे हम सेल करते हैं, यस और नो, हाँ जी सर, इसीलिए सेल करने के लिए पर्पज से तो हम खरीदते हैं सारा जितना भी स्टॉक है।
सेल किसे करते हैं सर? सेल हम अपने कस्टमर को करते हैं। कस्टमर को दो बेसिस पर करते हैं, एक तो कैश और एक क्रेडिट। ये आप लोगों ने सुना ही होगा। एक होता है कैश और दूसरा होता है क्रेडिट। कैश का मतलब क्या है सर? एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। मतलब मैंने अपने कस्टमर को गुड सेल करा ऑन द बेसिस ऑफ कैश। तो इधर मैंने गुड सेल करा, इधर मैंने पैसे ले लिए, आगे फर्दर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होनी। लेकिन क्रेडिट में क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है उधार, और मैंने यहां पर इन लोगों को उधार में गुड सेल करा। तो जिन लोगों को भी मैंने उधार में गुड सेल करा है, क्या मुझे हैंड टू हैंड पैसा मिल जाएगा? नहीं सर। पैसा मिलेगा आपको अकॉर्डिंग टू योर टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। मान लेते हैं आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है 15 दिन के अंदर आपको पैसा मिलेगा, या 1 महीने के अंदर पैसा मिलेगा आपको। तो 1 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। और वो लोग जिन्हें आप क्रेडिट में गुड सेल करते हैं, उन लोगों को हम यहां पर बोलते हैं डेटर्स। DEBTORS। क्या कहते हैं? इन्हें हम यहां पर कहते हैं डेटर्स। तो डेटर्स क्या होते हैं? डेटर इज द पर्सन, डेटर वो लोग होते हैं टू whom goods are sold on credit basis। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। बहुत ज्यादा ये वर्ड आगे आने वाला है बैलेंस शीट के अंदर, एसेट्स के अंदर। कि डेटर्स क्या है? डेटर्स वो लोग होते हैं या वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्हें मैंने क्रेडिट में गुड सेल करा है, और मुझे फ्यूचर में उनसे क्या रिसीव करना है? पैसा रिसीव करना है। तो डेटर इज द पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन टू whom goods are sold on credit basis। ठीक है जी, क्लियर है बिल्कुल। क्या गारंटी है कि ये लोग 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद पैसा दे देंगे? जैसे ही हम क्रेडिट में गुड सेल करते हैं, कहीं ना कहीं उस बिजनेसमैन के माइंड में एक इनसिक्योरिटी सी चलने लगती है, और दुनिया भर के क्वेश्चन चलने लगते हैं, क्या मुझे ये अमाउंट इनसे टाइमली रिसीव भी होगा या नहीं होगा? नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा? तो उस कंडीशन में ये जो सेलर है, ये इनसे एक रिटन में कंसेंट ले लेता है। रिटन में कंसेंट ले लेता है। उस रिटन कंसेंट को हम यहां पर कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। क्या कहते हैं? बिल्स रिसीवेबल। ध्यान से पढ़ें इसे। बिल्स रिसीवेबल मींस बिल ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है सर? एक रिटन कंसेंट है, एक्सेप्टेड बाय द डेटर। एक्सेप्टेड बाय द डेटर, जो डेटर ने एक्सेप्ट करा है, हाँ, कि मैं इसका पेमेंट आपको विद इन द स्पेसिफाइड डेट कर दूंगा, और उस चीज पर, उस रिटन डॉक्यूमेंट पर आपको एक सिग्नेचर करके दिए हैं कि हाँ ठीक है, जब भी आप इस बिल को मेरे पास प्रोड्यूस करोगे, आई विल मेक द पेमेंट। जिससे क्या होता है? इसको भी जो इनसिक्योरिटी हो रही होती है, इसको भी जो इनसिक्योरिटी हो रही होती है, वो दूर हो जाती है। तो बिजनेस के अंदर ये टर्म्स बहुत देखने के लिए मिलेंगी। डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। इन दोनों को कंबाइंड टर्म्स में हम क्या कहते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। बिजनेस के अंदर, यानी ट्रेड का मतलब बिजनेस के अंदर जितना भी पैसा हमें रिसीव करना है, किससे? अपने डेटर से और अपने बिल्स रिसीवेबल से, इन्हें क्या बोला गया है? ट्रेड रिसीवेबल। जिस तरीके से हम गुड्स को क्रेडिट में सेल करते हैं, हम परचेज भी करते होंगे। बिल्कुल सही है। ये जो बिजनेसमैन है जिसने गुड्स कस्टमर को सेल करा है, इसने भी तो कहीं ना कहीं से ये गुड्स परचेज करा होगा। तो ये गुड्स भी इसने या तो कैश में परचेज करा होगा या फिर क्रेडिट में परचेज करा होगा। अगर कैश में परचेज करा है तो बहुत अच्छी बात है, ऑन द स्पॉट पेमेंट हो गया होगा। लेकिन अगर इसने गुड्स क्रेडिट में परचेज करा है, तो इसे उन लोगों का पेमेंट करना है। किसका? जिन्हें हम अपने सप्लायर कहते हैं। तो इसे अपने सप्लायर का पेमेंट करना है। दैट सप्लायर इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। उन्हें हम यहां पर क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स कहते हैं। क्रेडिटर की डेफिनेशन के थ्रू जा सकते हैं। क्रेडिटर इज ए पर्सन। क्रेडिटर भी एक पर्सन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। टू whom an enterprise owes some amount against the purchase of goods or services taken। जिनसे या तो आपने कोई गुड्स खरीदा है या फिर कोई सर्विस अवेल करी है, जिन्हें कि आप फ्यूचर में पेमेंट करोगे अकॉर्डिंग टू योर टर्म्स एंड कंडीशन। 1 महीना है, 2 महीना है, 3 महीना है, जितना भी वो टाइम पीरियड है, उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट करेंगे। इसीलिए क्रेडिटर्स क्या होती है? हमारी लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटी होती है? करंट या नॉन करंट? सोचेंगे और सही आंसर ढूंढेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि क्रेडिटर्स क्या है? मेरी करंट लायबिलिटीज। इनका मुझे लॉन्ग टर्म में पेमेंट नहीं करना होता, मुझे इनका पेमेंट शॉर्ट टर्म में करना होता है। और अगर क्रेडिटर्स को मैंने रिटन में कोई कंसेंट दी है, रिटन में कोई कंसेंट दी है यहां पर, तो वो रिटन कंसेंट कहलाती है हमारी बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल की अगर बात करें तो बिल्स पेबल क्या है? बिल्स पेबल मींस बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक्सेप्टेड, जो हमने एक्सेप्ट करा है, द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल, जिसका कि हम पेमेंट कर देंगे ऑन द स्पेसिफाइड डेट, जो भी उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर लिखी होगी।
तो क्लियर है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, बिल्स पेबल क्या होता है, कंबाइंड हम इन्हें बोलेंगे ट्रेड पेबल्स। बिजनेस में जितना भी हमें पे करना है टू द क्रेडिटर्स एंड टू योर बिल्स पेबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सिंपल सी टर्म है हमारी कॉस्ट। कॉस्ट का क्या मतलब होता है भाई, कोई भी प्रोडक्ट है अगर आपने 1,000 रुपए में बनाया और 200 रुपए प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसे 1,200 रुपए में बेच दिया, तो 1,000 रुपीज क्या थी सर, हमारी कॉस्ट थी। जो भी हमारी क्या आई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी। यानी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जो खर्च करे हैं ऑन एन एट्रीब्यूटेबल टू द स्पेसिफाइड आर्टिकल, किसी आर्टिकल को बनाने में, प्रोडक्ट को बनाने में, या किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो कॉस्ट का मतलब क्या है, ये टर्म आपने बहुत पहले भी पढ़ी होगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल। काफी जगह आप लोगों ने कॉस्ट पढ़ा। तो कॉस्ट का मतलब वही है, जो भी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी आपका पैसा लगा है, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में जो भी आपका अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर खर्च हुआ है, उसे हम यहाँ पर कहते हैं कॉस्ट। और कॉस्ट में सिंपली अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं तो हमारी क्या निकल कर आ जाती है सर, सेल्स निकल कर आ जाती है। उसमें क्या निकल कर आ जाती है, हमारी सेल्स निकल कर आ जाती है। सिस्टम है हमारी वाउचर। तो वाउचर क्या होता है, सिंपल सी टर्म है, वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर, मतलब अपने बिजनेस के अंदर आपको हर एक ट्रांजेक्शन का एक एविडेंस रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कुछ परचेस करा तो उसका बिल आपके पास होना चाहिए, सेल करा सेल का बिल आना चाहिए। तो हर एक चीज का एक एविडेंस होना चाहिए। जितने भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड होंगे उनका एक एविडेंस जो कहलाता है यहाँ पर, जो आप मेंटेन करते हो, दैट इज कॉल्ड ए वाउचर। तो वाउचर क्या है, इज एन एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे एग्जांपल क्या है, कैश मेमो, यानी कैश में जो बिल काटे हैं, इनवॉइस हो गया, बिल हो गया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड वाउचर्स। तो अभी नियर अबाउट हमने इसके अंदर 10 to 12 टर्म्स को कंप्लीट कर लिया है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ थोड़ी सी टर्म और बची हैं जिन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 3। तो जिन लोगों को अच्छा लगा है वो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। आगे मिलते हैं आपको लेक्चर नंबर 3 में, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। थैंक यू वेरी मच।